में भी आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। खैर, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे रीड एंड राइट प्रॉब्लम तक, पढ़े थे वहां तक, ठीक। अब देखिए, रीड एंड राइट प्रॉब्लम तक पढ़े थे, तो हमारा मेन मकसद वहां पे यही जानना था कि हमें आगे क्या पढ़ना था, डेडलॉक। तो आज का हमारा टॉपिक ही होगा, वो क्या होगा, डेडलॉक। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, डेडलॉक। अभी हम नेक्स्ट 1-2 दिन तक हम लोग ये डेडलॉक के साथ चलेंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये डेडलॉक होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये प्रोसेस 1 है और ये क्या है, प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 हो गया और ये क्या हो गया, प्रोसेस 2। अब दो प्रोसेस या दो से अधिक प्रोसेस अगर एक ही हार्डवेयर को यूज करना चाहें, एक ही हार्डवेयर को यूज करना चाहें, तो वहां पर एक कंडीशन पैदा हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। ठीक है। आप लोग का एग्जाम चल रहा है क्या? हाँ, सेमेस्टर्स कब खत्म हो रहे हैं आपके कॉलेज में? सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? खत्म हो गया? कब है? मार्च में है, स्टार्ट होगा अभी। अच्छा, तो कब तक खत्म हो जाएगा? अप्रैल तक? 4-5 दिन में खत्म हो जाता है। और बाकी जो ये लोग हैं, इनके यहाँ चल रहा है क्या सेमेस्टर? कंप्लीट है। तो गायब कहाँ हैं सब लोग? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम जानना चाहेंगे ये रह रहे के गायब हो जाते हैं लोग। अस्तित्व है इन लोग का कि नहीं है? मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? कुंभ तो आ गए लोग स्नान करके। खैर, अब वापस देखते हैं हम लोग फिर से। हम क्या बताए कि जब एक या एक से अधिक प्रोसेस, या कह सकते हो दूसरी भाषा में, जब दो प्रोसेस या दो से अधिक प्रोसेस एक ही हार्डवेयर को यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो सिचुएशन पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक होता है। यानी कह सकते हैं कि डेडलॉक तब अराइज होता है जब प्रोसेस रिसोर्स के लिए परेशान होता है, रिसोर्स के लिए परेशान होता है। अब रिसोर्स कितने तरीके का होता है? तो अगर बात करें तो रिसोर्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं प्री एम्प्टेबल रिसोर्स, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं नॉन प्री एम्प्टेबल रिसोर्स। आई रिपीट अगेन, पहला हमारे पास क्या हो गया, प्री एम्प्टेबल रिसोर्स, और दूसरा क्या कहलाता है, नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स। अब ये क्या होता है, प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक शब्द है इल इफेक्ट। इल इफेक्ट समझते हैं? हाँ, नहीं। अगर मान लीजिए हम लिख ले विदाउट इल इफेक्ट, तो समझेंगे आप? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए, हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं। मान लीजिए ये सामने बैठी हैं और जिस कलम से ये लिख रही हैं, इनके कलम को हम छीन लें, तो क्या इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। या चलिए ठीक है, आपकी भाषा में मान ले पड़ेगा। ये ईयररिंग पहन के रखी हैं, इनके ईयररिंग को छीन लें तो क्या इनके शरीर पे या इनको प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। अरे भैया, ये ईयररिंग पहनी है, कान में पहनी, ऐसा खींच दे तो कान तो कट जाएगा ना। तो उस मेरे एक्शन का सामने वाले व्यक्ति पे दुष्प्रभाव
पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। और अगर हम इनके कलम को छीन लें तो क्या इनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही चीज यहां भी होता है। अब समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। आपसे अभी हम ये बताएं कि दो प्रोसेस है या दो से अधिक प्रोसेस है, अगर ये दोनों परेशान हैं एक ही हार्डवेयर को यूज करने के लिए, तो वहां पर जो कंडीशन आता है हम उसे क्या करते हैं? डेडलॉक कहते हैं। तो इस डेडलॉक से बचने का क्या तरीका हो सकता है? दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम कोई भी एक प्रोसेस है, मान लीजिए P2 है, हम P2 को बंद कर दें। ठीक है, हम क्या करें? P2 को बंद कर दें। तो अगर हम P2 को बंद कर देंगे तो दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रोसेस पर कि हार्डवेयर पर? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, फिर से समझिए। दूसरे एग्जाम्पल से, ये हमारा प्रोसेसर है, यहाँ तो प्रोसेसर से बार बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। मान लो ये हमारा स्पीकर है, ठीक है। पहला प्रोसेस था P1, दूसरा प्रोसेस था क्या? P2। दोनों को जाना कहाँ पे है? स्पीकर में। इकट्ठे बच सकता है? नहीं बच सकता। यहाँ पे एक सिचुएशन पैदा हो जाएगा, डेडलॉक। बजेगा, कैसे बजेगा वाला कहानी है, लेकिन दोनों को आवश्यकता किस चीज की है? एक ही स्पीकर की है। तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा? डेडलॉक। तो उससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचने का ये तरीका है कि या तो ये वाला गाना बंद कर दो या तो ये गाना बंद कर दो। तो हम क्या करते हैं? P2 को बंद कर देते हैं, P1 को रहने देते हैं। तो एक गाना हमारा क्या है? बज रहा है, और एक गाना हमारा क्या हो गया? बंद हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बताओ यहां पर नुकसान किसको हुआ? स्पीकर को हुआ या प्रोसेस को हुआ? वेरी गुड। तो यहां पे तो कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ा। अब मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन हो कि ये दोनों प्रोसेस है, दोनों कहां जा रहा है? स्पीकर में। अब कोई बेवकूफ आदमी है, वो देख रहा है कि स्पीकर मेरा हैंग कर रहा है, तो स्पीकर को ही नोच के फेंक दिया। तो इस बार जो है इल इफेक्ट वो किस पे दिखा? स्पीकर पे। तो जब हार्डवेयर पर इल इफेक्ट दिखता है, जब हार्डवेयर पर इल इफेक्ट दिखता है तो क्या होता है? हार्डवेयर का डैमेज होता है, और हार्डवेयर का डैमेज होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रही हैं आप? सब लोग समझ रहे हो ना? उसी चीज को समझते हैं अब यहां पर। तो जो एक रिसोर्स होता है, हार्डवेयर होता है, संसाधन होता है, उसको हम लोग दो तरीके से विभाजित करते हैं। पहला क्या हो गया? प्रीएम्प्टेबल, और दूसरा क्या हो गया? नॉन प्रीएम्प्टेबल। प्रीएम्प्टेबल का मतलब क्या होता है? कि ऐसा रिसोर्स जिसको तोड़ दिया जाए या रोक दिया जाए तो उससे कोई इल इफेक्ट पड़े, उससे क्या पड़े? इल इफेक्ट पड़े, तो वो क्या कहलाता है? नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स। और ऐसा रिसोर्स या ऐसा हार्डवेयर या ऐसा प्रोसेस या ऐसा कोई भी वस्तु जिसको आप तोड़ दें लेकिन उससे कोई प्रभाव ना पड़े या उसका कोई दुष्परिणाम कंप्यूटर पे ना पड़े या उसके यूजर पे ना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो भैया प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल हो क्या सकता है? तो आप याद रखिएगा, कंप्यूटर में हर वो वस्तु जिसको आप छू सकते हैं, अगर वो खराब हो जाए तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा। तो किस में आएगा? प्रीएम्प्टेबल में आएगा कि नॉन प्रीएम्प्टेबल में आएगा? हाँ, नॉन प्रीएम्प्टेबल। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर टूट गया तो उसका दुष्परिणाम हम पे दिखेगा।
समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, जिसको हम लोग प्रोसेस के नाम से भी कह रहे थे, कोई प्रोसेस रुक गया, टर्मिनेट हो गया, फट गया, नहीं आगे बढ़ पाया, तो उसका दुष्परिणाम आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर नया प्रोसेस बन जाएगा, कंप्यूटर को फिर से क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर देंगे, तो हमारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स, यानी वहां पर कोई भी इल इफेक्ट हमको दिखने वाला नहीं। नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है? तो इस पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, डेडलॉक्स। अच्छा देखो, एक बात और बता सकते हैं, इसको समझ लो यहाँ पे फिर लिखना। अभी बताए बेटा कि हमारे पास डेडलॉक कब आता है, तो बताएं कि डेडलॉक तभी आता है जब क्या हो गया, दो या दो से अधिक प्रोसेस क्या करें, एक ही हार्डवेयर या एक ही प्रोसेसर या एक ही सिस्टम या एक ही रिसोर्स को क्या करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर है? तो यूज करने के अलावा एक चीज और हो सकता है, जहां पे आपका सिस्टम स्लो काम करेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो मान लीजिए ये दोनों कोशिश कर रहा है, आपका सिस्टम बहुत फास्ट कर रहा है काम। दो केस समझना। पहला केस ये है कि आपका सिस्टम बहुत फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों दौड़कर कहां पर आ गया, मान लीजिए सीपीयू के प्रोसेसर के पास, और क्या बोला, हमको यूज करना है। तो यहां पर जो सिचुएशन होगा वो कौन सा स्टेट कहलाएगा, डेडलॉक स्टेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दो प्रोसेस इकट्ठे क्या यूज करने की कोशिश कर रहा है, प्रोसेसर को यूज करने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, डेडलॉक कहेंगे। दूसरा एक और सिचुएशन हो सकता है, दूसरे केस स्टडी से समझते हैं। इस केस स्टडी में आपका प्रोसेसर जो है वो स्लो काम कर रहा है। तो स्लो काम करेगा तो उस केस में भी क्या होगा कि पहला वाला प्रोसेसिंग कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, एक का काम चल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, वेट हो रहा है। तो दूसरा वेट हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, इसके पीछे भी अगर कोई तीसरा काम होगा तो वो भी क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। तो अगर आपका सिस्टम स्लो है तो उस केस में भी हमारे पास क्या हो सकता है, डेडलॉक का कंडीशन बन सकता है। यानी अगर आपसे हम ये बताएं तो आप दो कंडीशन आपको हम बताएं फिलहाल, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि डेडलॉक को बनने के 4 कंडीशन हो सकते हैं। डेडलॉक को बनने में कितने कंडीशन हो सकते हैं, 4। वो कौन कौन से कंडीशन है, 2 आपको बता दिए, 2 और बताएंगे। तो अभी जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें उन चारों पॉइंट्स को भी हम लिखवाएंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो लिखिए पहला पॉइंट डेडलॉक के बारे में, लिखेंगे इट इज अ सिचुएशन, it is a situation where a group of process where a group of process where a group of process is permanently blocked as a result of each process having acquired a set of resources needed for its completion.
for its completion. नेक्स्ट लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के, इफ अ प्रोसेस हैज टू वेट, उसी में इफ अ प्रोसेस हैज टू वेट for if a process has to wait for the release of resources for the release of process क्या बोल, दिखाओ एक बार, दिखाओ देखो, if a process has to wait for the release of resources, कॉमा डाल के लिखेंगे, in that case also the situation of deadlock arises. In that case also the situation of deadlock arises. Next question, next point लिखेंगे, there are two types of resources. There are two types of resources. पहला लिख लीजिए, प्री एम्प्टेबल रिसोर्स. पहला होगा प्री एम्प्टेबल रिसोर्स, दूसरा होगा नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स. पहला होगा प्री एम्प्टेबल रिसोर्स, दूसरा होगा नॉन प्री एम्प्टेबल रिसोर्स. लिख लिए. नेक्स्ट लिखेंगे प्री एम्प्टेबल रिसोर्स. आज आप यूनिफॉर्म में ही आ गए हैं, कहाँ से आ गए, किस कॉलेज से? तो आज बहुत दिन बाद गए थे क्या, इसीलिए. एग्जाम चल रहा है, कब होने वाला है? क्या लिखिए, क्या लिखा आप लोगों ने? पहले क्या लिखा, प्री एम्प्टेबल या नॉन प्री एम्प्टेबल? पहला लिखा प्री एम्प्टेबल रिसोर्स. लिखिएगा, द रिसोर्स दैट कैन बी taken away from the process without creating an ill effect on it is called preemptible resource. एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, मेमोरी, MEMORY, मेमोरी. नेक्स्ट लिखेंगे नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्स. लिखेंगे आप, the resource when taken back from a process causes ill effect and is known as non preemptible resource.
and is known as non-preemptible resource, and is known as non-preemptible resource. क्या हो गया? अच्छा एक बात बताइए हमें, ऐसे डिक्टेशन लिखवाना सही होता है कि पीपीटी से पढ़ाना सही होता है? ये यही सही है। और वो पीपीटी वाला कॉन्सेप्ट जो आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड चलता है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत लोग थक जाते हैं लिखते लिखते। तो यहाँ से ये तो शेयर होता होगा, ये स्लाइड शेयर होता है ना आप लोगों के पास ऐप में, तो कहाँ? अच्छा हम करेंगे तब तो, मेरे बाद मान लीजिए सर आते होंगे वो नहीं करते हैं? वो तो करते ही होंगे। अच्छा खैर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। क्या लिखा था अभी तक? नॉन प्रीएम्प्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट, यानी नेक्स्ट पॉइंट पर लेंगे, देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस that must hold simultaneously for a deadlock to occur, for a deadlock to occur, for a deadlock to occur, for a deadlock to occur। लिख लिए? लिखेंगे। अब इसके अंदर पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर पहला पॉइंट होगा होल्ड एंड वेट कंडीशन। पहला पॉइंट होगा होल्ड एंड वेट कंडीशन, होल्ड एंड वेट कंडीशन, होल्ड एंड वेट कंडीशन पहला। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है कि भैया जहां फंसे पड़े हैं वहां क्या करें? इंतजार करें। तो भैया जहां फंसे पड़े हैं वहीं इंतजार करेंगे तो हमारा परेशानी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक प्रोसेस को हटाना दूसरे को जिंदा रखना। तो पता चला काम वाला प्रोसेस ही हट गया और बेकाम वाला जिंदा रह गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशंस, नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन, नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन, नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन। और लास्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे वो लास्ट पॉइंट होगा लॉफमैन तो इसका नाम ही है, वेट एंड सर्कुलर या सर्कुलर वेट कंडीशन, सर्कुलर वेट कंडीशन, सर्कुलर वेट कंडीशन, सर्कुलर वेट कंडीशन। ये पूरा जो कंडीशन था बेटा एक आदमी के द्वारा दिया गया और उसी आदमी को हम लोग कहते हैं लॉफमैन। लॉफमैन एक आदमी थे साइंटिस्ट, वो बताए कि भैया आपके पास प्रॉब्लम किस चीज़ का, आपके पास प्रॉब्लम किस चीज़ का? डेडलॉक का हो सकता है। किसके लिए, किसके वजह से? तो या तो ये चारों हो सकते हैं या इन चारों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को क्या कर सकता है? डेडलॉक की तरफ प्रेरित कर सकता है। तो हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को लॉफमैन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? लॉफमैन थ्योरी। तो आपसे पूछेंगे कि लॉफमैन थ्योरी में कितने कंडीशन बताए गए हैं? 4। इन चारों का आपको याद रखना है। क्लियर है? अरे यस नो तो बोलिए। बहुत सुस्त हो गए हैं आप लोग, बहुत लोग सो रहे हैं। अब तो मौसम लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है सोने वाला। तो सुबह सोते हैं कि रात में सोते हैं आप लोग? हाँ, जब मौका मिले तब सो जाते हैं? अरे यस नो तो बोलो भैया। आप कहाँ चले गए थे? अच्छा एग्जाम चल रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, समस्या का अगर
समाधान करना होता है तो उसके लिए होता है 2-3 चीजें, वो हमें समझना पड़ेगा। कैसे? तो पहला तरीका ये है कि अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर के पास कभी जाओगे तो उसके बोर्ड पे लिखा होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप बचाव करेंगे तो वही आपके लिए क्या है, बेहतर इलाज है। तो एक पहला टर्म आता है, वो क्या कहलाता है, प्रिवेंशन। तो अगर हम आपसे पूछें कि डेडलॉक से बच कैसे सकते हैं, तो डेडलॉक से बचने का 3 तरीका है। डेडलॉक से बचने का 3 तरीका है। उसमें से पहला तरीका जो है वो क्या है, प्रिवेंशन। तो बाकी 2 तरीका और क्या हो सकता है, आप लोग सोच के बताइए, एकदम कॉमन सा हो सकता है। मान लीजिए डेडलॉक कब हो रहा था, जब हम एक बार में एक से अधिक काम दे रहे थे। तो अगर हम लोग एक बार में एक से अधिक काम देने का जो प्रोसेस था, या प्रोसेस इनिशिएट करने का जो प्रोसेस था, उसको छोड़ दें, अवॉइड करें, तो क्या डेडलॉक होगा? यानी आप अपने कंप्यूटर में एक बार में एक ही काम करें तो क्या डेडलॉक होगा? नहीं। तो दूसरा कंडीशन जो हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? एक बार में एक ही काम करके। लेकिन एक बार में एक काम करेंगे कैसे, हमारा कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग। तो फिर भी कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास बचने के लिए, तो वो होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब होता है कि भैया हम पहले ही पहचान लें कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या क्रिएट कर सकता है, डेडलॉक क्रिएट कर सकता है। जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि 2 प्रोसेस है, अगर दोनों प्रोसेस को कहाँ निकलना है, स्पीकर पे ही, तो क्या दोनों को स्पीकर पे निकलना सही होगा? नहीं। जब आपको खुद ही पता है कि दोनों का आउटपुट कहाँ जाने वाला है, स्पीकर पे, तो हम क्या करेंगे, एक को स्पीकर पे भेजेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, रोक देंगे, या दूसरे को इनिशिएट ही नहीं करेंगे। तो वही क्या कहलाएगा, अगर आप भेजते ही नहीं हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, किसको बोलते हैं, अवॉइडेंस। हम अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम भेज दिए तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रोसेस जो हमारे लिए असुविधा क्रिएट कर सकता है, उसको हम क्या करें, डिटेक्ट करें, पहचानें। और सबसे आसान तरीका आपको बता दे तो वो क्या है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या हो गया, अपने कंप्यूटर में कितना काम करोगे, एक बार में एक ही काम करोगे। लेकिन ये वाला लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। आप अपने कंप्यूटर को कभी भी डेडलॉक से प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, आपके पास लैपटॉप ही क्यों ना हो, डेस्कटॉप ही क्यों ना हो, कोई लेटेस्ट वर्जन क्यों ना लिया हो, आप एक चीज हमेशा गौर कर रहे होंगे कि आपका कंप्यूटर कभी ना कभी लैग किया होगा, या आपका डेस्कटॉप कभी ना कभी स्लो हुआ होगा, आपका मोबाइल कभी ना कभी क्या हुआ होगा, हैंग हुआ होगा। तो प्रिवेंशन बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं, अवॉइडेंस और डिटेक्शन। तो एक नॉर्मल यूजर जो है वो डिटेक्ट भी नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको मतलब होता है सिर्फ काम से। कैसे हम लोग गलती करते हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग समझिएगा। आप लोग के लैब में कंप्यूटर होगा ना, तो कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली स्लो होता है, खुलने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ एक ही बार 10 बार क्लिक कर देंगे, एक ही जगह पे 10 बार क्लिक कर दोगे। तो जब एक ही जगह पे 10 बार क्लिक करोगे तो कुछ देर बाद देखोगे पूरा स्क्रीन क्या हो गया, सफेद हो गया, गोल 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 घूम रहा है। तो आप जानते थे ये कंप्यूटर क्या है, इसका प्रोसेसर क्या है, स्लो है। तो हम लोग वहां पर क्या कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे, पेशेंस रखकर, लेकिन हम लोग किए नहीं। नेक्स्ट, डिटेक्शन कैसे करते हैं? तो डिटेक्शन का मतलब यही होता है कि आप जिस सिस्टम को यूज करते हैं, आप उसके फॉल्ट को पहचान लेते हैं। फॉल्ट को पहचानने का मतलब आप जान जाते हैं कि कौन सा काम ये जल्दी कर सकता है, कौन सा काम स्लो कर सकता है। आपके घर में माँ होगी ना, अगर आप लोग 4-5 भाई बहन हैं तो सबके बारे में बता देगी। एक सही कंप्यूटर यूजर जो होता है वो बता देता है कि भैया हम अगर अपने कंप्यूटर से वीडियो प्ले किए तो कितने सेकंड बाद वो स्क्रीन पे दिखेगा। या कई लोग ऐसे होंगे, वो गौर किए होंगे, वो जानते होंगे कि अगर आपके कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम दोनों है
तो आप गौर करेंगे आपका मोजिला स्लो कर रहा है, क्रोम क्या कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है। गौर किया हो कभी ये चीज़ को? तो हम लोग क्या करते हैं, मोजिला को अवॉइड करते हैं, क्रोम को यूज़ करते हैं। उस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेक्शन। यानी आप पहचान जाते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर फास्ट काम करता है और कौन सा स्लो काम करता है। वैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि अगर आपका कंप्यूटर बहुत स्लो काम करता है या आपको लगता है कि स्लो काम कर रहा है, नो मैटर कौन सा प्रोसेसर है, तो आप दो काम करिए। पहला, उसका रैम बढ़वाइए, और दूसरा काम करिए कि आपके कंप्यूटर में हो सकता है हार्ड डिस्क लगा हो, तो हार्ड डिस्क के जगह पर इसका एक एडवांस वर्जन आता है, उसको एसएसडी बोलते हैं। एसएसडी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, तो आप इसको लगाइए, और इन दोनों को लगाने के बाद भी आपका कंप्यूटर स्लो चलता है। एक नेक्स्ट काम आप करिएगा, वो ये होगा कि अपने कंप्यूटर से एंटीवायरस निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि एंटीवायरस का ये कहानी है कि एंटीवायरस जब हम लोग लगाते हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो हाँ, तो हम लोग बच कैसे सकते हैं एंटीवायरस ना यूज़ करें तो हमारे कंप्यूटर में, यानी अब जो भी आप लोग लैपटॉप खरीद रहे होंगे नया, उसमें विंडोज़ डिफेंडर मिलता है। ये पहले भी मिलता था, ये नया नहीं है, ये पहले भी आता था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, आपको बताए हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, 3-4 हज़ार रुपया बचाने के चक्कर में पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। यानी 250 रुपया, मान लो आज जो लैपटॉप आप 40,000 में खरीद रहे थे, वो लैपटॉप हम लोग उस टाइम हो सकता था 35,000 में खरीद लेते। कैसे? तो 40,000 में जो लैपटॉप खरीद रहे हो ना, उसमें विंडोज़ का ओएस फ्री मिलता है, ऐसा वो कंपनी कहती है। लेकिन आज से 3-4 साल पहले जब हम लोग खरीद रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे कि विंडोज़ का ओएस नहीं लेते थे। हम लोग कहते थे भैया हमको डॉस मॉडल दे दो। डॉस मॉडल में क्या होगा, तो यूबेंट्यू आता था। यूबेंट्यू सुने हैं आप लोग ना, लिनक्स यूनिक्स सुने हैं ना, तो यूबेंट्यू करके आता था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लगा होता था। उससे एक यूज़र क्या कर सकता था, तो अपने कंप्यूटर को ऑन करके देख पाता था, हाँ ठीक सब कुछ चल रहा है। अब क्या करना है, तो बगल में ही दुकान वाले के बगल में एक लड़का बैठा रहेगा, उसके पास ले जाइए, कहिए भैया जरा हमारा इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो, तो फ्री में डाल देता था, क्योंकि आप उसके यहाँ से लैपटॉप खरीद रहे हैं। और दूसरी बार अगर करप्ट हो गया, फॉर्मेट कराना है, आपको नहीं आता है, आपके पास पायरेटेड सीडी नहीं है, तो आपसे 250 रुपये लेता था। फॉर्मेट कर देगा, सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, आप अपने घर ले जाइए यूज़ करिए। तो यहाँ पर क्या होता था, जो पायरेटेड था, पहली बात तो हम बता दें कि पायरेसी इज़ अ क्राइम। अगर मान लीजिए कभी आप लोग को मौका मिला अब्रॉड जाने का अपने कॉलेज की तरफ से या कहीं भी, और आपके पास ऐसा है जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है या पायरेटेड है, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक दिया जाएगा, आप लैपटॉप लेके नहीं आ सकते। दो काम है, या तो अपना लैपटॉप फॉर्मेट कर दीजिए या तो अपना लैपटॉप वहीं छोड़ के चले जाइए। तो कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ता है या जाता है, तो वो कोशिश करता है कि भैया हम लैपटॉप लेकर ना जाए। हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो पायरेटेड हो, तो बहुत क्लीन रखता है। जितने भी बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं हम लोग देखोगे ज़्यादातर वो लोग आईपैड यूज़ करता है या एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं। क्यों? इसी बात का वो ध्यान रखते हैं कि भैया इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, जेन्युइन पैसा दिया हुआ होगा। खैर, तो ये भी क्या है, हम लोग गलती करते थे जब फ्लाइट्स में ले जाकर, तो ये क्या था, बार्ड था। अब यहाँ पे दूसरा दिक्कत क्या आता था कि विंडोज़ में अपडेट आता था, तो आप जैसे या हम जैसे लड़के जो थे, नए थे उस समय, उनको पता ही नहीं था कि अपडेट करना चाहिए कि नहीं। हम लोग अपने ओएस को अपडेट कर देते थे, तो जैसे ओएस अपडेट करते थे ना, पूरा स्क्रीन काला हो जाता था। गौर किए हो कभी? पूरा स्क्रीन क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा आपका। आइकन्स दिखेगा, आइकन समझते हो ना, आइकन दिखेगा, लेकिन आइकन के पीछे जो आपका वॉलपेपर होता था, थीम होता था, वो सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाता था? क्योंकि वो पायरेटेड था। तो विंडोज़ क्या करती थी, कुछ चीज़ों को आपके लिए बंद कर देती थी, ब्लॉक कर देती थी। अगर विंडोज़ चाहती तो आप पे केस भी कर सकती है, लेकिन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो उनका ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है। वो चाहती है कि हर इंसान विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का आदी बना रहे, एडिक्शन बना रहे।
हमसे पूछोगे तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं अपने एंड्रॉयड पे। मेरे पास एप्पल भी है, iOS भी है, तो हम iOS लेके नहीं चलते, उनसे चलता ही नहीं है, तो हम घर पे रखें खाली दिखावा में। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ होता है। मेरे पास अपना आईपैड भी है और मेरे पास अपना लैपटॉप भी है। लैपटॉप पिताजी का गिफ्ट किया हुआ, तो आज भी हमको अपने लैपटॉप पे ही कंफर्ट जोन फील होता है, क्योंकि अपने कॉलेज में भी हम जाते हैं तो कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़। घर पे भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़। लेकिन आईपैड निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा उसका मेन्यू समझने में टाइम लगता है। वही विंडोज़ आप सबके साथ करती है, आपको क्या बना देती है, अभ्यस्त, आदी, एडिक्टेड, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो, चलता रहे। और इसीलिए कोई उनका कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आ सकता। लेकिन अब उनको घाटा हो रहा था, तो ये लोग क्या किए कि कंपनियों से टाई अप कर लिए, जो लैपटॉप ब्रांड्स थे उनसे टाई अप कर लिए। कहे कि ठीक है भैया, तुम 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, या 5,000 चलो एक्स्ट्रा ले लो, हमको तुम 2,000 रुपया दो, 3,000 तुम अपने पास रखो। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि उनको बैठे बिठाए 2,000 रुपया मिल गया, यानी उनका कस्टमर बेस बना रहा, और उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? और बाकी का सॉफ्टवेयर तो बिक ही रहा है उनका। यही काम हर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी करती है, यही काम आईटी कंपनी भी करती है, और यही काम आपको भी करना है। किसी रियलिस्टिक प्रॉब्लम पे आपको एक सोल्यूशन दे देना है, यानी आपको एक कोड डिज़ाइन कर देना है, आपको एक सॉफ्टवेयर बना देना है। सॉफ्टवेयर बेटा, आईटी इंडस्ट्री वो एसआईपी है, अगर एक ढंग का सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में बेच दिए तो तुम 10 साल तक बैठ के पैसा खाओगे। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है, जितने भी आपके पास गिग वर्कर्स हैं, रैपिडो, ओला हो गया, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, जब शुरू, हाँ ब्लिंकिट हो गया, जब ये स्टार्ट हुआ था तो कोई नहीं जानता था इनके बारे में, लेकिन इतना फेम पकड़ गया ये क्या, जो बहुत पॉपुलर है। तो आप भी जब आईटी इंडस्ट्री में बच्चे बैठे हैं तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसको क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। हो सकता है आपको 2 टर्म टफ लगे, 3 टर्म टफ लगे, लेकिन जब अंततोगत्वा आओगे तो एक ही चीज़ समझ में आएगा तुम्हें कि भैया ये क्या है, ये शब्द सुने हैं, इसका मतलब हमें आता है। ये लॉफमैन कोई नया आदमी नहीं है, इसमें आप में से भी कोई लॉफमैन बन सकता था, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। थकना नहीं है, बगल वाले को नहीं देखना है। हर बगल वाला जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। तो आप लगता है आपको कि 2 बच्चे कम हो गए तो आपका 2 कॉम्पिटिटर कम हो गया। और आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा है, देखो हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी शहर में एक आदमी ऐसे हैं, बहुत जाने माने आईटी इंडस्ट्री में है वो, और इस शहर में रहकर इस पूरे प्रदेश में कोई भी आईटी का ठेका चलता है तो वही चलाते हैं। मेंटेनेंस से लेकर कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर सबको बनाना तो वो करके देते हैं। आप लोग उनको जानते होंगे, कोई जानता है? हाँ, देखिए कॉपी, तुम्हारा कॉपी दिखाओ। उनकी बुक्स भी आती है मार्केट में। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग दिक्कत ये है कि थोड़ा सा सोचना छोड़ दिए। सोचेंगे ना तो बहुत फायदे में रहेंगे। इसको भाई पढ़ के बता दो। हाँ, सुने हो इनके बारे में? हाँ, आज जाके गूगल पे ढूंढना बेटा, थैंक यू। आज गूगल पे ढूंढना तो झारखंड में कोई भी तुम्हें आईटी कंपनी मिलेगी, कोई भी आईटी, झारखंड सरकार का काम भी होता होगा तो तुमको ये मिल जाएगा, इनका इंडस्ट्री काम कर रहा होगा। इनकी बुक आती है, पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। कॉलेज में तो उतना पॉपुलर नहीं है, स्कूल में बहुत पॉपुलर है। कौन से कॉलेज से हो भाई? हाँ, तो इनके थोड़े से आगे उनका ऑफिस है। बिग बाजार देखे हो? रांची क्लब देख रहे हो? उसी एरिया में। हो सकता है आप ही में से कोई बच्चा ऐसा होगा जो इंटर्नशिप में, आप ही में से कोई ऐसा होगा
जो इंटर्नशिप में वहां जाएगा, इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप भी अपने क्यूरियोसिटी को एक आयाम दीजिए। थक गए हैं आप लोग, थकना नहीं है भाई, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। हम मानते हैं टेक्निकल बहुत टफ होता है, और विश्वास मानो हम ये भी देखे हैं, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बताता है 8 से 10 सालों में, कि तुम्हें टेक्निकल पढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। कॉलेज में भी जाओगे ना तो टेक्निकल में कोई उतना ध्यान नहीं देना चाहता। अगर बहुत वो स्ट्रिक्ट प्रोफेसर रहा तो मुश्किल से 10 लोग बैठेंगे उसके सामने। या आप कहीं अपने इंटरनेट पे भी देख लीजिएगा तो आपको बहुत कम लोग मिलेगा जो आईटी में पढ़ाना चाहेगा या किसी भी टेक्निकल फील्ड में पढ़ाना चाहेगा। बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे हमारे यहाँ देश में जो पढ़ाते थे, तैयारी कराते थे, किसके लिए? टेक्निकल कोर्सेज के लिए। वो बंद हो गए क्योंकि बच्चों का रुझान कम हो गया। बच्चे आज जो पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए पढ़ते हैं, मार्क्स के लिए, नंबर के लिए। नंबर के लिए कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है भाई। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि हम कंप्यूटर साइंस एमसीए या बीसीए में इसलिए पढ़ रहे हैं कि पैसा कमा पाएंगे, तो आप बेवकूफ़ हैं। यहाँ के पढ़ाई से आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, यही एजुकेशन होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा जो आपके दिमाग को इसलिए खोल सकता है या इसलिए खोल देगा कि आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सल्यूशन बनाएंगे। आप हमसे पूछेंगे ना कि सर आपकी भाषा में सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम बच्चों से यही कहते हैं, सल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, सल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो हमारे लिए क्या है? सॉफ्टवेयर है। और हमें अंततोगत्वा यही काम करना है। आज हमारे कॉलेज में एक बच्चा पूछा कि सर आप बताइए ना, सॉफ्टवेयर से करोड़ों रुपया कैसे कमा सकते हैं? बहुत अच्छी कहानी है, इस क्लास के बाद आपको हम बताएंगे, 10 मिनट टाइम लेंगे। एक बच्चा है जो 10 पैसे का घपला किया था, बस 10 पैसे का, हर अकाउंट से 10 पैसा लिया था। जानते हैं? तो यही बता देंगे आपको, हर अकाउंट से 10 पैसा लिया था वो। और कहीं दूर का नहीं था, हम ही लोग के प्रदेश का है, और बहुत करोड़पति बन गया। उसको पकड़ा गया, पकड़ के वापस पुलिस छोड़ दी, क्योंकि जहाँ वो घपला किया था वो बोला कि इसको हम लोग अपने यहाँ नौकरी देंगे, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर का लूप होल पकड़ा। ये हाल आपको जीमेल में भी सुनने में आया कुछ दिनों पहले, गूगल में भी ये लूप होल पकड़ा। तो आप भी जो प्रॉब्लम्स को जानते हैं उस प्रॉब्लम को बताइए, डिस्कवर करिए। आप लोग ये टेक्निकल पेपर जो चुने थे, अपने मन से चुने थे कि जबरदस्ती में चुन लिए थे? अपने मन से। कितने लोग ये सोच के लिए थे कि भैया हम टेक्निकल इसलिए ले रहे हैं कि कम पढ़ना पड़ेगा, या कोई इसलिए ले लिया कि कहीं सरकारी कहीं प्राइवेट कॉलेज में लिखवा लेते हैं या कहीं कोने में लिखवा लेते हैं, आराम से पास हो जाएंगे। अगर इस मेंटालिटी के साथ हैं तो चेंज कर लीजिए। हम आपको एकदम बेशक बता सकते हैं, आज से 10 साल बाद जब आप आईटी के पेपर को दोबारा देखेंगे, सीएस को देखेंगे और आपको नॉलेज होगा, तो आप समझ पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। आपके यहाँ पाइथन पढ़ाया जाता है? नहीं। सी प्लस प्लस पढ़ा रहे हैं ना, सी प्लस प्लस सीख लीजिए और उसके बाद अपने से पाइथन पढ़ लीजिएगा। कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बुक खरीदो, पाइथन पढ़ लो। एक से एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। सीखो, पढ़ो। हम आपको बता दें, आने वाला ट्रेंड उसी का है, डेटा का है। आप लोग देखते होंगे, एक कॉमन सा एग्जाम्पल चल रहा होगा या कभी चर्चा किए होंगे, बताए होंगे, आईटी एक्ट के बारे में बताए हैं। आईटी एक्ट 2000 के बारे में बताए थे, इसका अपडेट भी है, आईटी एक्ट 2020 भी है, पूरा मार्केट इसका भी है क्या? हम तुम्हें लॉजिक बताते हैं। आज आप और हम कभी गौर किए हैं, फोन पे जो चैट करते हैं, या आप अपने फोन को रख दीजिए सामने, जो बात कर रहे होंगे उसका एडवर्टीजमेंट आपको 10 मिनट बाद वो दिखाएगा। कभी गौर किए हैं कैसा है? क्यों होता है? तो आप ही के डेटा को चुराता है। हमारे फ़ोन में जब नए 5G फ़ोन्स आए हैं, आप उसमें देखे होंगे, हमारे पास माइक ऑफ करने का फीचर आता है। म्यूट नहीं करना, ऑफ करने का फीचर आता है। गौर किए हैं कभी? वहाँ पे टैब सेक्शन में ही ऑफ कर दो माइक। तो हर बच्चे से कहते हैं कि भैया कैमरा, माइक और लोकेशन ऑफ रखो। नहीं तो आप जो बात करेंगे, आप उस बात के अकॉर्डिंग एक एडवर्टीजमेंट पाएंगे। क्योंकि गूगल एक पॉलिसी पे काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और यही एआई का सबसे बड़ा मॉड्यूल बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें हो क्या रहा है?
तो आप और हम बात कर रहे हैं, हमारा माइक ऑन है, इंटरनेट ऑन है। जब आप गूगल खरीदे, माफी चाहते हैं, जब फोन खरीदे, एंड्रॉइड लिया, गूगल को साइन इन करा, तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर गए, एग्री कर गए, वो आपके डेटा को एक्सेस ले लिया। अब उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है। तू बैठा कौन है, तो गूगल के लिए साइंटिस्ट बैठे हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, तो एनालिसिस करने के लिए पाइथन का यूज कर रहे हैं। आप लोग एक्सेल पढ़े हैं, तो हर वो काम जो एक्सेल में आप करते हैं क्लिक करके, वो सारा काम कर सकते हैं पाइथन में एक कोड के सहारे। आप कुछ भी सोचिए एक्सेल का काम, वो सारा कहाँ हो सकता है, कोड से, पाइथन में। और विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपके डेटा को बेच देते हैं वो। आप एक बार ब्लू शर्ट ढूंढिए ना, उसके बाद देखिए कि आपको ब्लू शर्ट का एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ नहीं आता। हमें याद है अश्वनी वैष्णव के साथ एक कहानी हुई थी। अश्वनी वैष्णव के एक आदमी ट्वीट करके बताया कि सर हम IRCTC का साइट खोलते हैं, तो माफी चाहते हैं, IRCTC का ऐप खोलते हैं, तो हमारे फोन पे ऑब्सीन वीडियोस आ जाते हैं। तो कहे कि भैया आप अपने सर्च हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, जैसा सर्च करते हैं वैसा आपका फोन दिखाता है। हाँ, यानी आप जितना भी सर्च हिस्ट्री रखते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, डेटा ले लेता है, और फिर आपको क्या करता है, वो मार्केट से एक एडवर्टीजमेंट उठाकर दिखाता है। स्कोप है इसमें, बैठे बैठे घर पे काम कर सकते हैं, कंपनी ही खरीदती है। आप ये काम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। हर टेक जाइंट अपने यहाँ ये रखता है। ऐसा लड़का उसको चाहिए फिलहाल आने वाले 10 सालों में, जो उसके लिए पाइथन पे कोडिंग कर सके, जो उसके लिए लोकल लैंग्वेजेस समझ सके। आप विश्वास मानिए, आज का जनरेशन ऐसा है, आप जैसे बच्चे जो बैठे हैं, वो सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना चाहता है, वो कोड का लॉजिक नहीं सीखना चाहता। अगर विंडोज ओएस बना कर दी है, तो ओएस काम कैसे करता है वो सारे फीचर्स को नहीं देखना चाहता। आप में से कई लोग होंगे, पता नहीं, हमें नहीं पता, डिवाइस मैनेजर चेक किए हैं अपने कंप्यूटर का? डिवाइस मैनेजर चेक करिए, आपको समझ में आएगा। उसमें आपको अनगिनत ऑप्शंस मिले हैं अपने अपने हार्डवेयर को पहचानने का, चीजों को रिजॉल्व करने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। CS बहुत मजेदार है। आप जहां बैठे हैं, 10 साल बाद आपका इंडस्ट्री है, अभी भी है, 10 साल बाद भी है। 10 साल बाद बहुत बूमिंग में रहेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे, नहीं सीरियसली लेंगे, तो फिर किसी कोने में हम लोग पड़े रहेंगे। सड़ा हुआ मॉनिटर, जो CRT मॉनिटर था, कैसे फेंका पड़ा रहता है किसी कोने में ऑफिस में, वैसे रहेंगे। और अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड लाते हैं, तो आप आने वाले 10 साल में एक बहुत हाई लेवल इंडस्ट्री में बैठे होंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट को सीखना, इन्हीं को पढ़ना, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। IT एक्ट भी यही कहता है कि भैया हमारे डेटा को मत चुराओ। घर जाके इसको और एक्सप्लोर करिएगा, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं टीका टिप्पणी करेंगे। और इसमें एक बहुत बड़े जाने माने मंत्री थे हमारे देश में, कानून मंत्री, चलिए नाम बता देते हैं, श्री रविशंकर प्रसाद, जानते होंगे आप लोग उनके बारे में, बिहार पटना से हैं। उन पे एक्शन भी हो गया था इसी के अंदर, ट्विटर कर दिया था, 30 मिनट के लिए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। वो भी बता देते हैं क्यों। तो माँ तुझे सलाम एक सॉन्ग था, सुने थे? माँ तुझे सलाम एक गाना है, उस गाना को वो क्या किए थे, क्रॉप करके अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिए थे। तो उन पर पायरेसी का केस चला, ट्विटर उनके अकाउंट को 30 मिनट के लिए सस्पेंड कर दी। और उस टाइम वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए और सीखना चाहिए। खैर, तो हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस आते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग सब्जेक्ट को क्या लीजिए, सीरियसली लीजिए, बहुत फ़ायदा है। एकदम इसे आइडल बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन आए, 2 दिन आए, नहीं आए, नहीं आए, रेगुलर रहो, मज़ा बहुत आएगा। नहीं तो फिर वही कॉलेज वाला हाल हो जाएगा, वहाँ भी बैठ के मोबाइल देखते थे, यहाँ भी देखते हैं। और आप क्लियर कट समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आपको अब फिलहाल कोई भी टेक्निकल पेपर पढ़ाने वाला मार्केट में नहीं मिलेगा। मैथ्स को ही पढ़ा देगा, रीजनिंग को ही पढ़ा देगा, लेकिन टेक्निकल नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि टेक्निकल बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। और
पढ़ने के लिए क्या रखना पड़ेगा? धैर्य, पेशेंस। डेडलॉक खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 चीजों का इस्तेमाल। पहला क्या हो गया? प्रिवेंशन। दूसरा क्या हो गया? अवॉइडेंस। तीसरा क्या हो गया? डिटेक्शन। अब जानते हैं, ग्राफ पढ़े हैं आप लोग? ग्राफ बनाना आता है? साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े होंगे। जिस तरीके से आप वहां पे ग्राफ बनाते थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग डेडलॉक के बारे में पहले से पता करने के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। डेडलॉक के बारे में पहले से पता करने के लिए क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। और वो ग्राफ जो हमें डेडलॉक के बारे में बताए इन फ्यूचर में ही, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। सुने हैं आप लोग इसके बारे में? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसको बोलते हैं हम लोग रैग। रैग के नाम से भी जानते हैं। तो रैग क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये हमें बताता है कि कौन से रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, कहां पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यही रिसोर्स जो है वही रीजन बनता है किसका? डेडलॉक का। तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि भैया कहाँ पे प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, अगर उसको पहले ही टर्मिनेट कर दें तो कभी भी कंप्यूटर में डेडलॉक नहीं आएगा। लेकिन हम आपको एक बात और गांठ बांध दें, भैया कंप्यूटर में डेडलॉक आएगा ही आएगा, आप उस चीज से बच नहीं सकते। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट कोई भी कहता है, साइंटिस्ट को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन टीचर, प्रोफेसर कोई भी कहते हैं कि डेडलॉक नहीं ला सकते, नहीं आएगा, तो वो गलत है, क्योंकि डेडलॉक आएगा ही आएगा। खैर, तो हम लोग आगे चलेंगे। 2 पॉइंट बनाते हैं। पहला होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में, और इसके अलावा आपको हम ये बताएं कि डेडलॉक से कैसे बच सकते हैं। ये 3 तरीका। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the possible strategies to deal with deadlock situation are पहला होगा डेडलॉक प्रिवेंशन, दूसरा होगा डेडलॉक अवॉइडेंस, और तीसरा होगा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। नेक्स्ट लिखिएगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप इसमें लिखेंगे इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट whether a deadlock has occurred or not. सॉरी, ऐसे लिखो, गलती हो गया मेरे से। इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर अ डेडलॉक वुड अकर और नॉट। वुड अकर और नॉट। वेदर अ डेडलॉक वुड अकर और नॉट। आपको बता दें कि डेडलॉक से बचने का एक उपाय, डेडलॉक से बचने का 3 उपाय हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन डेडलॉक को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैग, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब इस ग्राफ में 2 कॉन्सेप्ट्स आएगा। पहला कॉन्सेप्ट होगा नोड का, और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा एज का। नोड और एज। तो आपको हम ग्राफ बनाना नहीं सिखाएंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो आपके काम का नहीं है। लेकिन नोड क्या होता है, एज क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगली क्लास में रखेंगे। कोई डाउट है? बताइए। थैंक यू। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए।